है और वो डायरेक्ट हमें यहाँ पर लगानी है। अगर जो स्टूडेंट्स हमसे अभी इसी क्लास में जुड़ रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले हमारी फर्स्ट क्लास को देख लें, क्योंकि वहां हमने बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें बताई हैं जो शायद यहाँ बतानी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप पहले फर्स्ट क्लास को देखें, वहां आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा, वो कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए आप आज की क्लास को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल 3 है, तो एग्जाम्पल 3 आपसे क्या कहता है, देखिए आपको डायग्राम भी दिख रहा है बेटा, डायग्राम भी आपको दिख रहा है। और एग्जाम्पल 3 आपसे क्या कहता है, एग्जाम्पल 3 आपसे कहता है कि पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये पी क्यू आपको दिख रही होगी, ये कॉर्ड है, ओके। ये पी क्यू जो है डायग्राम में कॉर्ड है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। भाई पी से और क्यू से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं दोनों, वो टी पर एक दूसरे को काटती हैं, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, तो टीपी की आपको लेंथ बतानी है, टीपी की आपको लेंथ बतानी है। एक तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक बात याद रखेंगे, छोटी सी बात, कि अगर ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसकी कॉर्ड है, ओके। अगर आप सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉर्ड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, कॉर्ड्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ओके। यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर जो ये पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू एक कॉर्ड है, ठीक है। टी से अगर ओ को ज्वाइन करें तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी, यानी ये जो पी आर है ये 4 हो जाएगा, और जो आर क्यू है ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ओके। ये बात आप याद रखेंगे, एक तो ये 4 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या, भाई आप कोई बच्चा अगर किसी को डाउट हो कि ये भाई 90 डिग्री क्यों है, अरे ओरिजिन से हमने जहां से टेंजेंट ड्रॉ की है इसको अगर हम मिला रहे हैं तो ये टी पी ओ, एक तो ये ट्राइंगल बनेगा, एक टी ओ क्यू, एक ये ट्राइंगल बनेगा। अगर इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करें तो बेटा ये जो टी आर ओ, और अगर मैं ओ क्यू को यहाँ से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, क्यू आर ओ, ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं, और सिमिलर होंगे भी, क्यों होंगे, क्योंकि ओ क्यू और ओ पी दोनों रेडियस हैं, और ओ आर दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना भाई। ये जो ओ आर है ये साइड तो दोनों में कॉमन है, और जो ये पी क्यू और ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू, ये क्या है, ये रेडियस हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये आपको कल की प्रॉपर्टी में बताया था। तो ऐसे ऐसे ये क्या होंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए ये 4 होगा, ये 4 होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बस, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है बेटा, इसमें मुझे एक बात बताइए, मैं सबको मिटा रहा हूं, सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिएगा कि इसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ कहाँ पर दिख रहे हैं। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं इसमें, बताइएगा, ध्यान से समझना बेटा। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है भाई, टीपी और पीओ के बीच में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये रेडियस और टेंजेंट का केस है, ओके। और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है ओ आर पी, और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है टी आर पी इसमें। तो हमें क्या निकालना है, टीपी की लेंथ निकालनी है। टीपी थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, टीपी इज इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स सेंटीमीटर मान लिया, ओके। और बेटा टी आर को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वाई सेंटीमीटर, टी आर को, सिर्फ टी आर को, एंड टी आर को मान लिया हमने वाई सेंटीमीटर, टी आर को हमने वाई सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए जितने राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ना, उतनी बार आपको पीजीटी लगा देनी है, जितने राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं उतनी बार आपको पीजीटी लगा देनी है। सबसे पहले आप ट्राइंगल पी आर ओ की बात करें, पी आर ओ, ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा पी आर ओ, सबसे पहले हम पी आर ओ ट्राइंगल की बात करेंगे, पी आर ओ, ठीक है। तो भाई इन ट्राइंगल पी आर ओ
ट्राइंगल में बाई पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहती है कि आपको देखो पी आर गिवन है 4 और पी ओ गिवन है 5, तो आर ओ की वैल्यू निकालनी है। तो आर ओ आप कैसे निकालोगे? तो आर ओ निकालने के लिए आप क्या करोगे भैया, पी ओ का स्क्वायर करोगे माइनस पी आर का स्क्वायर करोगे। पी ओ का स्क्वायर बेटा, पी ओ का स्क्वायर क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, और पी आर का स्क्वायर करोगे तो आर ओ की वैल्यू क्या आएगी? आर ओ हमारा निकल के आ जाएगा, पी ओ कितना है बताइएगा? आप कहेंगे जी पी ओ तो हमारा 5 है, तो 5 की पावर 2 माइनस पी आर कितना है? 4 है, तो 4 की पावर 2। तो भैया आर ओ कितना हो जाएगा? आर ओ हमारे पास निकल के आ जाएगा 25 माइनस 16 यानी √9। √9 क्या होगा? 3। तो जो आर ओ है ये कितना निकल के आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये आर ओ की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। आर ओ की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। यहां तक बताइए, अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो आप एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमें टीपी की लेंथ बतानी है, टीपी की लेंथ बतानी है, ठीक है। आर ओ हमारे पास आ गया, ठीक है भैया। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है? पी आर टी। ये पी आर टी क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है ना, तो इन ट्राइंगल पी आर टी इसमें ही चलो लिख देते हैं। चलो हाँ, इसमें ही लिख देते हैं इन ट्राइंगल पी आर टी। आप इसको एक के नीचे एक आपको लिखना है, इन ट्राइंगल पी आर टी बाई पीजीटी। यहाँ भी पीजीटी ही काम करेगी, बाई पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहती है, ध्यान से समझना। पी आर टी ट्राइंगल कौन सा है? पी आर टी ट्राइंगल एक ये पी, ये आर और ये टी, ये पी आर टी ट्राइंगल है। और पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमसे ये कहती है कि टीपी का स्क्वायर, टीपी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टीपी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है ना, तो टीपी हाइपोटेन्यूज है। टीपी का स्क्वायर इक्वल टू टी आर का स्क्वायर, टी आर का स्क्वायर, ये टी आर है, ध्यान से समझिएगा, टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। ओके, तो टीपी बेटा हमारा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर कितना है? टी आर हमारा वाई है, तो वाई का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है? पी आर कहेंगे सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो भैया x की पावर 2 इज इक्वल टू वाई की पावर 2 प्लस 16, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको आप इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 1 है। समझ में आ गई बात, ठीक है। हमें क्या करना है, ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टीपी की लेंथ निकालनी है, और टीपी की लेंथ कितनी है? हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू बतानी है। दो राइट एंगल ट्राइंगल हमने यूज कर लिए हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल और है, देखो ये टी आर, देखो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार, आपकी समझ में आ जाएगा। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है? ये वाला, ठीक है। टी पी ओ, ओके। देखिए भैया ये दिख रहा है ना, इन ट्राइंगल टी पी ओ, इन ट्राइंगल टी पी ओ, टी पी ओ में बाई पीजीटी, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो भाई इसके सामने वाली जो साइड होगी ना टीओ, ये जो टीओ है ये आपका हाइपोटेन्यूज होगी, इज इक्वल टू टीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर का स्क्वायर, सॉरी टीपी का स्क्वायर, टीपी का स्क्वायर, ओके, टीपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर, या ओपी का स्क्वायर कह सकते हैं, या पीओ का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो टीओ कितना है भाई? टीओ कितना है आप बताओ मुझे, टीओ कितना है? आप कहेंगे सर टीओ तो यहां से यहां तक देख लीजिए टीओ कितना है, क्योंकि आर ओ की वैल्यू तो 3 निकल के आई है, और टी आर हमारा कितना है? वाई है, तो ये हो जाएगा जी टीओ वाई प्लस 3। तो वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर। बेटा टीपी कितना है? टीपी हमारा एक्स है जी, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ओपी कितना है? ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, समझ में आ गई बात। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके, तो एक इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या बनेगी भाई? ये वाई प्लस 3, वाई प्लस, दोबारा लिख लेता हूँ, वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस के 25। बेटा आप इसे ना खोल दीजिए, अब खोल दिए, क्या करेंगे? एक ए प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला करेंगे, तो ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू में 3, ओके, इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस के 25। बिल्कुल सही है यहाँ तक। उसके बाद करिएगा, इक्वेशन बनाइएगा, y की पावर 2 प्लस के 9 प्लस के 2 3 जा 6, 6y, ठीक है, 6y इज इक्वल टू
एक्स का स्क्वायर प्लस के 25। ओके भैया। अब एक्स वाई वालों को आप एक तरफ रखिए और बाकी सबको एक तरफ ले जाइए। तो भाई ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस इज इक्वल टू 25 और माइनस के 9 है। ये हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 को माइनस करिए तो 16 बचेगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, ओके, और इक्वेशन 2 कितनी आई है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बेटा आप क्या करेंगे, इसको समझिए ध्यान से, इसको क्या करोगे आप, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो चलिए आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में रख देनी है। इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 है। तो भैया ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 मैंने यहाँ दोबारा लिख ली। पुट द वैल्यू ऑफ वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू of x square in equation 2 from इक्वेशन 1 से 2 में रख देनी है। तो y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिख दें बेटा, y स्क्वायर और प्लस के 16 ये हम रख देते हैं और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 हमारा है ही। तो यहाँ से आप इसको एक बार सॉल्व करिएगा, क्या बनेगी वैल्यू। तो वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 16 इज इक्वल टू 16। बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा, 6y इज इक्वल टू 16, और बेटा ये 16 इधर जाएगा तो प्लस के 16 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 6y इज इक्वल टू 32। 6y इज इक्वल टू 32 और y की वैल्यू क्या आएगी, 32 अपॉन में 6, काट दीजिए बेटा, 3 यहाँ जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 अपॉन में 3। y की वैल्यू 16 अपॉन में 3 आ गई। लेकिन ना हमें y की वैल्यू से मतलब नहीं है, y की वैल्यू हमें निकालनी नहीं थी, लेकिन हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि y की वैल्यू अगर निकलेगी तो ही हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इक्वेशन 1 में इस y की वैल्यू को आप रख दीजिए, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 आपसे क्या कहती है, इक्वेशन 1 आपसे कहती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 बेटा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की जगह 16 अपॉन में 3 आप रख देंगे, इसकी पावर 2 प्लस के 16। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 की पावर 2 करिए, 16 की पावर 2 कितना आएगा, 256 होगा अपॉन में 9 प्लस के 16 अपॉन में 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9 एलसीएम हो जाएगा, 256 प्लस 144। तो उसके बाद बेटा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन में 9 हो गया। तो एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे वो प्लस माइनस रूट 400 अपॉन में 9। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 अपॉन में 3। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो प्लस का 20 अपॉन में 3 और एक माइनस का 20 अपॉन में 3, ठीक है। तो बेटा x जो है ना यहाँ पर एक लेंथ है, x क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन में 3। आप यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन में 3 रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट होती है क्योंकि लेंथ नहीं होती, ओके। तो हैंस टीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। तो टीपी हमारा कितना आ गया, टीपी हमारा कितना आ गया, 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब हमारी जो एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल हमने खत्म कर दिए हैं इस एक्सरसाइज के। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपकी में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम आगे, और अब है हमारा एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 10.2 है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, ये आप देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। आप सभी अपनी अपनी बुक में से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है भाई, अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक में से चेक कर सकते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ओके। ये Q दे रखा है भाई, ये सेंटर दे रखा है, ओके। यहाँ से Q से सेंटर को ज्वाइन किया और Q से एक टेंजेंट है QP कह सकते हैं, ओके। इसमें गिवन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ओके। एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर है, ओके। तो अब आपको क्या बताना है, रेडियस बतानी है। तो रेडियस आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा हमारा 625, ठीक है, और 576 ही आएगा बेटा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी 49। 49 और 49 का क्या आएगा 7। 49 का क्या आएगा 7। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है 7, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, इन फिगर 10.11। ये आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। बेटा ये TP और TQ टू टेंजेंट्स है, और टू दोनों टेंजेंट्स कैसी हैं, इक्वल होंगी, पता है हमें। ये रेडियस है तो ये भी इक्वल होगी, ओके। टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल POQ। POQ कितना है, 110 है। तो PTQ बताना है बेटा, PTQ ये वाला एंगल बताना है, PTQ। PTQ आपको बताना है। ये हमने लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी भाई, PTQ आपको बताना है। तो PTQ कैसे निकालेंगे, देखिए अगर नहीं, लास्ट प्रॉपर्टी हमने बताई थी जब लास्ट क्लास में, तो प्रॉपर्टी क्या थी कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ना, और जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो उसके हिसाब से ये 70 हो गया। उसके हिसाब से कितना हो गया, ये 70 हो गया। 70 हो गया। आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भैया। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं भैया, देखिए ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होता है। ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड्स हैं। चारों साइडों को जोड़ के देखिए, और एंगल्स को जोड़ के देखिए, सॉरी साइड्स नहीं जोड़नी, एंगल जोड़ने हैं। और 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इन सबको ऐड कर लीजिए तो 70 आएगा। या फिर आप डायरेक्ट सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो, और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो, उन दोनों का सम 180 होता है। उसके हिसाब से 110 है तो ये 70 होगा। तो 70 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 70 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ऑप्शन बी है, ओके, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर हो। देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल है, ध्यान से समझिएगा, एक सर्कल है, ओके। और ये थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक सर्कल है और एक पॉइंट है P पॉइंट से इस सर्कल पर एक तो PA टेंजेंट है, ओके, और एक PB टेंजेंट है। ये दो टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ की गई हैं। PA और PB दो टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। PA और PB दो टेंजेंट्स यहाँ से ड्रॉ की गई हैं। इसका सेंटर O है भाई, इसका सेंटर O है भाई। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट के बीच में 80 डिग्री का एंगल है, आप याद रखेंगे इस बात को, ये 80 डिग्री का एंगल है। 80 का एंगल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको साइड में, 80 डिग्री का एंगल है ये, ओके। तो देन POA बताना है। POA कहाँ है, इसको यहाँ से ज्वाइन करिए तो ये होएगा POA। ये वाला आपको एंगल बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। और आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताया था कि सेंटर पर जो एंगल बना होता है टोटल,
और जो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बना होता है उनका सम कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है तो भैया 80 तो ये है तो ये दोनों 100 के होंगे। उसके बाद एक बात और बताई थी बेटा, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं और ये वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये इस पूरा डिटेल में आपको बताया था। अगर ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है अगर वो 100 का है, क्योंकि ये 80 दे रखा है, तो ये दोनों 50-50 के होंगे नहीं होंगे? 50-50 के होंगे नहीं होंगे? तो पीओए जो हमारा होगा वो 50 डिग्री का होगा। पीओए जो हमारा है वो कितना है? 50 डिग्री। पीओए कितना है? 50 डिग्री। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? 3 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए हैं। ठीक है भाई, ये एक्सरसाइज 10.2 थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट, प्रूव आपको करना है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मतलब एक ये सर्कल है, इसका एक डायमीटर है, कोई भी डायमीटर किधर की साइड में भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये डायमीटर ले लिया, ए ये रहा जी। ये मैंने ए बी डायमीटर ले लिया, ए बी मैंने डायमीटर ले लिया। समझ में आ रही है बात? ए बी डायमीटर ले लिया। उसके बाद अब आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब एक सर्कल है ये, इसका सेंटर ओ है, ओके। ये ए बी एक डायमीटर है। अब ए बी का जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर दो टेंजेंट बनी हुई हैं। पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर 2 टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। एक तो ये टेंजेंट है भाई ए पर, ओके, और एक टेंजेंट है हमारी बी पर। ठीक है, ये 2 टेंजेंट्स हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ये एक ए बी एक डायमीटर है, ओके, और ये 2 टेंजेंट्स हमने ले ली हैं। कुछ भी आपने नेम दे सकते हैं, ये पी क्यू, ठीक है, एम एन, कुछ भी दे सकते हैं। ये पी क्यू और एम एन 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और अच्छा, ये पैरेलल हमें प्रूव करनी है, पैरेलल तो प्रूव करनी है। सिर्फ हमें क्या गिवन है? हमें सिर्फ इतना गिवन है कि ये टेंजेंट है, ये एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर बनी हुई टेंजेंट है। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ये पैरेलल हैं, ओके, पैरेलल हैं। तो गिवन क्या है? ऐसे क्वेश्चन में आप लिखेंगे गिवन क्या है? गिवन है हमें ए सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, ए बी इज diameter of circle, ठीक है, PQ and MN are two tangents, are two tangents, PQ and MN are two tangents, ठीक है, ओके, ये टेंजेंट्स गिवन है। अच्छा, हमें अब प्रूव क्या करना है? प्रूव, हमें भाई प्रूव करना है कि जो पी क्यू है ना, वो पी क्यू पैरेलल है एम एन के, पी क्यू पैरेलल है एम एन के, ये हमें प्रूव करना है। पी क्यू एम एन के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? प्रूफ देखिए, यहाँ पर प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रफ वर्क बता रहा हूँ कुछ, वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वो आपको क्या याद रखना है ये आप खुद भी जानते हैं। अगर दो लाइन ये पैरेलल हैं, दो लाइन ये पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, ओके। या फिर जो इंटीरियर एंगल है ना, जैसे मैंने यहाँ पर ये एंगल 1 और 2 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। यहाँ पर मैं 3 लिखूँ, यहाँ पर मैं 4 लिखूँ। एंगल 1 और 4 एक ही साइड में बने हुए एंगल हैं। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो और ये लाइन है, एक ही साइड में बने हुए एंगल हैं, इन दोनों का सम हमारा 180 हो जाए।
या तो इन दोनों का सम 180 हो जाए या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए। आप याद रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि लाइन्स ये वाली लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही कांसेप्ट हम लगाने वाले हैं। ठीक है? अब आप मुझे ना बताते रहिएगा क्या-क्या हमें दे रखा है। प्रूफ करना है जी हमें। अच्छा जी। वी नो दैट यहाँ लिख देंगे वी नो दैट एंगल एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है बेटा एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच में। तो ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस एंड पी क्यू एम एन आर टू टेंजेंट्स। भैया ये टेंजेंट्स है तो ओके। तो मुझे बताइए क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा? बिल्कुल 90 डिग्री का होगा क्योंकि अगर ओ ए हमारी रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। शो एंगल ओ ये आप ए है, ये ए है ध्यान रखना। ओ ए पी कितना है 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा भैया ओ ए क्यू कितना होगा? ओ ए क्यू ये भी 90 है। ओके। अब मुझे बताइए जी ओ बी एम कितना होगा? ओ बी एम ये भी 90 डिग्री होगा और मुझे बताइए ओ बी एन कितना होगा? ओ बी एन एंगल ओ बी एन ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो मुझे एक बात बताइए अगर ये 2 लाइन है पी क्यू और एम एन हमारी 2 लाइन है, ये ए बी एक ट्रांसवर्सल का काम यहाँ पर कर रही है। तो अगर ये हमारा ये वाला 90 डिग्री एंगल है और ये हमारा 90 डिग्री एंगल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ना, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल हो गए ना। ठीक है? तो आप यहाँ भई एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेते हैं ये और ये 90 बराबर है। ठीक है? या फिर ये 90 है, इन दोनों का सम 180 हो गया, यही तो कंडीशन आपको बताई थी। एक साइड के दोनों एंगलों का सम या तो 180 आप प्रूव कर दो या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा दो, तो हम कह देंगे कि ये हमारी दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal alternate interior angles are equal so PQ and MN are parallel tangents। तो भैया ये दोनों हमारी कैसी हैं? पी क्यू और एम एन ये पी क्यू और एम एन हमारी दोनों कैसी हैं? ये पैरेलल टेंजेंट है। ये पी क्यू और एम एन कैसी हैं? पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है? तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारी कैसी टेंजेंट्स हैं? पैरेलल टेंजेंट्स हैं। अगर किसी डायमीटर के एंड्स पर बनी हुई हैं तो वो पैरेलल हैं। वो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है? हाँ, तो भाई समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है? क्या क्वेश्चन है? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब एक कोई टेंजेंट है, ठीक है? एक कोई टेंजेंट है, मैं आपको सिर्फ इसकी हिंट दे रहा हूँ, आपको क्या करना है। मान लीजिए ये ए बी एक टेंजेंट है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? दोबारा एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। मतलब इस टेंजेंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम तो ये कहाँ से पास होगा? ये पास होगा सेंटर से। ये हमें प्रूव करना है कि भैया पी पर देखो ए बी तो टेंजेंट है। अगर हम इसके पी पॉइंट पर, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पी पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ से पास होगा? वो
सेंटर से पास होगा, ठीक है? सेंटर से पास होगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे आप इसे प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने के लिए ना इसको हमें कंट्राडिक्ट करवाना पड़ेगा। कंट्राडिक्ट कैसे कराएँगे? मान लीजिए हमने यहाँ पर मान के चलते हैं लेट एक ओ पॉइंट है, ये हम एक ओ डैश पॉइंट मान के चलते हैं कि इसके साथ में ये एक ओ डैश पॉइंट है और उसके बाद हम लिखते हैं लेट परपेंडिकुलर एट point of contact passing through ओ डैश। मान लिया ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो कहाँ से पास होगा? ओ डैश से पास होगा। हमने ये मान लिया कि अगर हम पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कहाँ से पास होगा? ये हमारा पास होगा भाई ओ से ओ डैश से पास होगा, ये हमने मान लिया। अगर ये हमने इस तरीके से माना है परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है? सो क्या होगा बेटा? ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस कि भैया पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ओ डैश से पास होगा तो हम मान कह सकते हैं परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बात समझ में आ गई है? ओके। जॉइन उसके बाद क्या करना है आपको? जॉइन ओपी ओपी को ज्वाइन कर दीजिएगा, ओपी को ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके, ओपी ओपी को ज्वाइन कर दीजिएगा, बिल्कुल। अब मुझे बताइए ओपी क्या है? भाई ओपी इज रेडियस, ओपी इज रेडियस ऑफ सर्कल। भाई ये ओपी क्या है? इस सर्कल की रेडियस है, ओके। और आप जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? वी नो दैट एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है तो एंगल ओपीबी 90 डिग्री का एंगल होगा, ओपीबी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये इक्वेशन 2, ठीक है? भाई ध्यान से समझिए, ओ डैश पी 90 डिग्री का हो गया क्योंकि हमने पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो ओ डैश से पास हो गया, ये हमने मान लिया। उसके बाद हमने ओपी को ज्वाइन किया और हमने देखा कि ओपी तो रेडियस है, ओपी रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, ओके। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, भाई इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है कि ओ डैश पी बी ये 90 डिग्री के इक्वल है और यहां से क्या है आपके पास? ओ पी बी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल 90 डिग्री के हैं, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है? ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। लेकिन अगर आप देख पाए तो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो ओ पी बी जो एंगल है ना वो ओ डैश पी बी से हमें बड़ा दिख रहा है, हमें बड़ा दिख रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बट बाई ऑब्जर्वेशन एंगल ओ डैश पी बी ये छोटा दिख रहा है हमें किससे? एंगल ओ पी बी से, यानी ओ पी बी हमें बड़ा दिख रहा है। ओ पी बी ध्यान से समझ लीजिएगा, ओ पी बी कहाँ है? ये ओ पी बी ये बड़ा दिख रहा है, ओ डैश पी बी छोटा दिख रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत लिया है, ये ओ डैश को हमने यहाँ पर रॉन्ग लिया है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो ओ डैश है और ओ है वो कौन साइड है, ठीक है? ठीक है ना? दिस इज हैपन ओनली बिकॉज, ये लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन या रॉन्ग कंट्राडिक्शन। दिस कंट्राडिक्शन अराइज लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप डायरेक्ट अगर कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो आप इस लाइन को मत भी लिखिएगा,
ठीक है? इस लाइन को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 भैया ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन O एंड O डैश कोइंसाइड, ठीक है? जब ये दोनों कोइंसाइड होंगी तभी ये पॉसिबल है। सो वी कैन से दैट वी कैन से दैट ठीक है? टेंस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट passing through its center, ठीक है? भाई कह सकते हैं ना कि ये पास कहाँ से होता है? सेंटर से होता है। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस दोनों पॉइंट एक ही हैं, इसका मतलब दोनों सेंटर ही हैं, तो क्या हुआ कि ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है? यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इतने टफ नहीं है, बस आपको लिखना है, ठीक है? कैसे आप लिख सकते हो, अपनी बात को आप कैसे कह सकते हो, सिर्फ उतना है ये, ठीक है? तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है, तो अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे और अगले सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करेंगे करने की, ठीक है? तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।